हम उतने कैपेबल नहीं थे, तो प्रोग्राम से ही हम जो पैसे होते थे या जो कुछ भी वो घर चलता था। वो जो साल भर का टाइम था ना, वो मतलब फ्रस्ट्रेट टाइप का था कि मैं जो सोच रही हूँ वो हो नहीं रहा है, मैं कर क्या रही हूँ। घर में कुछ ऐसे लोग भी थे कि कहते थे ये जॉब वॉब का तैयारी करिए। नमस्कार, मैं वैष्णवी मुजफ्फरपुर से, और अभी आप मुझे देख रहे हैं जो स्टॉक मुजफ्फरपुर। मैं अपने बारे में बस छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं वैष्णवी लोक गायिका हूँ, और अभी वर्तमान में मेरा एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है इज़ोर कला आश्रम। उसके तहत मैं फ़ोक के रिगार्डिंग काम कर रही हूँ। संगीत में मेरी रुचि बचपन से रही है। स्कूल में जैसे संगीत सिखाया जाता था, तो पहले स्कूल में थोड़ा बहुत डांस वगैरह सीखा। फिर उसके बाद कथक का 5th ईयर तक का कोर्स किया, लेकिन ब्रेक इसलिए आ गया चूँकि 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है 6th ईयर के लिए, तो वो मेरे पास था नहीं, और मेरी उम्र उस वक्त मात्र 9 या 10 साल रही होगी, तो इसलिए वो रुक गया। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि म्यूज़िक भी नहीं हो पा रहा था और पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। तो फिर से एक इंस्टीट्यूट को मैंने जॉइन किया जो फ़ोक के रिगार्डिंग अभी भी काम करती है, और गुरु श्री नंदलाल मिश्रा जी से आगे कथक को लेके ही सीखा। फिर एक दिन मुझे याद है कि कहीं पे कोई कार्यक्रम में, पूरा ठीक से मुझे ध्यान नहीं है कौन-सा कार्यक्रम था, लेकिन मुझे याद है वहाँ पे हमारे बिहार का फ़ोक झिझिया प्रस्तुत करना था। तो मैं बैठी थी, चूँकि मैं हाइट में भी उस टाइम बहुत छोटी थी, और सबके मतलब सबके मामले में भी बहुत छोटी थी। तो गुरुजी बोले कि तुम बैठ के सुनो और देखो। तो मैं देख रही थी, तो मैं देखते-देखते जब वो जो एक लाइन है हमारे यहाँ का जो फ़ोक, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गुनगुनाने लगी वहीं पे। फिर गुरुजी ने कहा कि आओ तुम गाओ। तो मुझे भी लगा कि मैं कैसे गा सकती हूँ, मुझे लाइन भी नहीं पता था, चूँकि अभी ही ट्रेडिशनल जो भी है हमारे क्षेत्रीय भाषा में वो गाना था। तो फिर मैंने वो गाया, तो कहीं न कहीं संगीत की शुरुआत वहाँ से ये कह सकते हैं कि मेरी हुई है। हमारे गली में नवरात्रि के समय में जागरण हुआ करता है, अभी भी होता है। तो वो जागरण में सबको देखती थी गाते, तो मेरी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझे जान रहे हैं, तो ये मम्मी के कारण मैं कह सकती हूँ, चूँकि मम्मी को मेरे ये था कि नहीं, तुम गाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, साथ में गाओ। तो नवरात्रि के समय हम घर में बैठ के भजन कीर्तन किया करते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि माँ सिंह पर एक कमल राजती, ताहि ऊपर भगवती माँ, इस गीत से मेरे संगीत की शुरुआत हुई है। तो ये गीत मैंने उस मंच पे गाया था, और मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, और ढेर सारे पैसे मुझे मेरे फ्रॉक में मिल गए थे। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे भाई, ये एक ऐसे, मतलब एक बच्चे के मन में होता है ना कि मतलब एक छोटा-सा कुछ भी गा दिया, छोटी-सी बच्ची ये गा रही है, इतने सारे पैसे भी मिल गए, तो मुझे तो लग रहा था मेरा पॉकेट खर्च निकल गया है। मैं बहुत खुश हुई, मम्मी को आई दिखाई कि हाँ भाई, मेरा पॉकेट खर्च हो गया है। और फिर वहाँ से वन बाय वन लोग जानने लगे, पूछने लगे। छोटी थी तो इसलिए लोगों को लगता था अरे छोटी है, अच्छा गा रही है, इसको बुलाते हैं। तो मैं पापा के साथ साइकिल पे बैठ के जाती थी। अब लगता है कि नहीं, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे पापा नहीं सपोर्ट करते, तो मैं आज जो कुछ भी हूँ वो नहीं हो पाती। फिर जर्नी आगे बढ़ी, पढ़ाई हुआ, और ये प्रोग्राम्स का सिलसिला चलता ही रहा। कुछ ऐसे कंडीशंस भी आए घर को लेके कि हम उतने कैपेबल नहीं थे, तो प्रोग्राम से ही हम जो पैसे होते थे या जो कुछ भी, वो घर चलता था। पापा तो मतलब करते ही थे, लेकिन एक मतलब स्टेबिलिटी जो होती है वो नहीं हो पा रही थी, चूँकि मिडिल क्लास फैमिली से। मेरी मम्मी मतलब होम गार्ड में उनका कॉन्टेक्ट पे वो था, वो हर मंथ उनका नहीं हो पाता था, और पापा मेरे वित्त रहित शिक्षक हैं, तो उनका भी पेमेंट का कुछ वो नहीं था। जर्नी धीरे-धीरे आगे बढ़ी। मुझे बहुत सारे लोग कहते अरे ठीक है, गा ही रही है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता था। तो उस वक़्त तक मेरा नाम भजन गायिका वैष्णवी था, और मुझे गाने में भी बहुत अच्छा लगता था।
मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, चूँकि मेरे मम्मी-पापा को भी प्राउड फ़ील होता था। तो मुझे ये शब्द बहुत मोटिवेट हमेशा करता था कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। मेरे माँ-पिताजी को अगर कोई कुछ बोल देता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे याद है, मैं प्रोग्राम में आरा गई थी। आरा से रिटर्न होने टाइम में एक चैनल है बिग गंगा, जो अभी जी गंगा हो गया है। उस चैनल का भक्ति सम्राट करके एक रियलिटी शो आ रहा था। उस रियलिटी शो में मुझे हिस्सा लेने का अचानक से मौका मिल गया। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे वहाँ पे ऑडिशन देना है। मैं किसी और के साथ गई थी वहाँ बस देखने के लिए कि हाँ, कैसे है, क्या है, नहीं है। और मैं आपको ये एक और बात बताना चाहती हूँ कि टीवी पे उसका जब ऐड आया पहली बार, तो मेरी माँ ने कहा कि तुमको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा जवाब था कि अरे नहीं, रियलिटी शो है, चैनल का है, वहाँ पे बहुत सेटिंग होती है, जो जान-पहचान वाले होते हैं या ऐसा कुछ होता है, उनका ही हो पाता है। जो सभी लोग सोचते हैं, वैसे मेरी भी एक सोच थी। तो मुझे पता नहीं था, देखिए कि कस कैसे मैं उस ऑडिशन मतलब जगह तक पहुंच गई। कहते हैं कि भगवान को जो कुछ कराना होता है वो आपके लिए पहले से सेट करके रखते हैं, बस आपको आगे बढ़ना होता है उस रास्ते पर। तो मैं वहाँ गई, पहला ऑडिशन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा मेगा ऑडिशन हुआ। मैं दिल्ली गई, वहाँ भी सेलेक्ट हो गई और उस शो में मैं टॉप 5 रही और मुझे बहुत कुछ वहाँ सीखने मिला। 2015 की ये बात मैं बता रही हूँ कि मैं वहाँ पे अकेली थी, मेरे मम्मी-पापा यहाँ थे और कभी भी ऐसे अकेले कहीं गई नहीं थी। मेरी पहली जर्नी थी कि मैं ट्रेन से दिल्ली मुज़फ़्फ़रपुर से उतनी दूर गई थी। तो वो भी खल रहा था कि सबके पेरेंट्स थे। ये सब कुछ बहुत कुछ सीखने मिला। मैं रोई भी कि सबके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे नहीं हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होना होता है तो आपको थोड़ा बहुत तो मतलब मैनेज करना पड़ता है खुद के लिए। रोना ज़रूरी है, मुझे लगता है कि तो वो रोना कहीं न कहीं साल भर बाद बहुत काम आया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेट से मुझे और जानने लगे और भी कार्यक्रम में भजन संध्या में जाने लगी। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, मैंने एक एल्बम भी किया। अपेक्षाएँ बढ़ जाती है और उस अनुकूल अगर आपका कुछ नहीं हो पाता है, तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो वो मेरा वो जो साल भर का टाइम था ना, वो मतलब फ्रस्ट्रेट टाइप का था कि मैं जो सोच रही हूँ, वो हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और उसी मतलब असमंजस में प्रोग्राम भी चल रहे, सब कुछ हो रहा। फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही नॉमिनल सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। फिर कोविड का टाइम आ गया। अब कोविड के टाइम की तो बात मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि एक आर्टिस्ट जो सिर्फ उसके भरोसे ही है कि चलो पढ़ाई तो चल रही है। मतलब मेरा मास्टर्स भी उस टाइम तक हो गया था म्यूज़िक से। लेकिन कोविड के टाइम पता नहीं क्या करूँ, नहीं करूँ। फिर लाइव्स वगैरह पेजेज़ के माध्यम से आती रहती थी। तो चलो वो भी सही है, लेकिन कहीं न कहीं लग रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ? घर में कुछ ऐसे लोग भी थे कि कहते थे कि अरे आप ये क्या कर रही हैं, जॉब-वॉब का तैयारी करिए। लेकिन एक आप समझ सकते हैं कि जो जिसको संगीत से जुड़ाव हो गया, वो जॉब कभी भी नहीं करी, या तो जॉब करेगा भी तो उसी में। तो मेरा मास्टर्स हो ही गया था, फिर भी उसके बाद भी मैं सोच रही हूँ करूँ क्या, करूँ क्या? तो फिर उसके बाद ना ऐसे ही बैठे-बैठे एक भैया है, उन्होंने कॉल किया कि तुम तो फ़ोक गाती हो, तुमको फ़ोक अच्छा। मैंने स्टेज तब तक फ़ोक किया नहीं था। फ़ोक इट मीन्स कि ट्रेडिशनल और डिवोशनल तो करते आई थी, लेकिन ट्रेडिशनल नहीं किया था। तो वो बस शुरुआत वहीं से हुई। तो मैंने पहला कार्यक्रम एक तिलक कहते हैं हमारे यहाँ, विवाह में तिलक होता है। उस तिलक के कार्यक्रम में मुझे गाकर बहुत अच्छा लगा, चूँकि वो पारंपरिक जो माँ चाची, दादी, नानी सब बैठ के जो गाती हैं, वो चीज़ गा के मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं जो भी चीज़ थी मम्मी को बैठा के कि हाँ 2-4 गाना बताओ, जो अपने पारंपरिक गीत हैं उनको लेकर, और मेरा ना ये होने लगा कि नहीं, मुझे और करना है इसके बारे में। पहले से तो मैं बहुत कुछ जानती ही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको जानकारी होती है, लेकिन एक घंटी जो बजती है ना कि नहीं अब इसके बाद और करना है, वो समझिए वो घंटी बज गई। और उसके बाद मैंने शुरुआत कर दी और फ़ोक के रिगार्डिंग जो काम है, गीत है, झूमर हो गया, कजरी हो गया या फिर झिझिया हो गया या फिर हमारा जट-जटिन हो गया, जो हमारा बिहार का कल्चर है, जो फ़ोक है, उस पे काम करने। फिर तो जब मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल गई तो मुझे लगा कि हर राज्य के जो युवा हैं उनको अपने लोक संगीत के पीछे
कितना इंटरेस्ट है और हमारे यहाँ उतना नहीं है। और कहीं न कहीं अगर बिहार में फ़ोक देखा जाए, लोक देखा जाए, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, तो वो कहीं न कहीं धूमिल-सा नज़र आता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है, अब तो कर ही रहे हैं और मैं अभी भी लगातार कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ बहुत बड़ा मैंने नहीं कर दिया है कि मैं यहाँ खड़े होके बोल रही हूँ और आप मुझे सुने, आपको लगेगा कि ऐसे ही बोल रही है। लेकिन बहुत कुछ बड़ा नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जब अगले वीडियो में या अगले किसी प्लेटफ़ॉर्म से आपसे जुड़ूँ, तब तक मैं कुछ और बहुत बड़ा कर सकूँ। तो फ़ोक के रिगार्डिंग मेरी छोटी-सी एक पहल है कि मैंने एक संस्था अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड कराया है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, इजोर कला आश्रम। वैसे तो संगीत की शिक्षा दी जाती है, अभी नया-नया ही हमने शुरुआत किया है। तो इस पे शिक्षा दी जाती है। एक यूट्यूब भी है जिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े से ब्रेक डाउन हम लोग हैं, क्योंकि एक फ़ाइनेंशियली जो सपोर्ट होता है वो कहीं न कहीं बहुत मायने रखता है अभी के समय में, जो अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब कुछ आप अच्छा करते हो, वो कहते हैं ना, खामोशी से बनाओ पहचान अपनी, एक दिन हवाएँ गुनगुनाएँगी नाम तुम्हारा। तो बस ऐसा ही कुछ है। तो साइलेंटली अपना काम करते रहना है और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप इधर-उधर की बातें को छोड़कर आपको जो कुछ भी करना है, आप कुछ भी सोच सकते, ऐसा तो कुछ भी है नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं। और आप जो सोचें, उस पे बिल्कुल थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे ना, बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने के बाद ना कुछ वो हो जाता है। करिए, अपने लाइन पे बस चलते रहिए, गोल सेट करिए कि हमको ये करना है। और कहीं न कहीं मेरा भी ये गोल था कि मैं कुछ अच्छा करूँ संगीत में ही। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज के पेरेंट्स ना इन इसको हॉबी या अदर एक्टिविटीज़ में ले लेते हैं। स्कूल्स में कि हाँ, चलो तबला सिखा देते हैं, गाना सिखा देते हैं, डांस सिखा देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत-बहुत बड़े-बड़े मंच हैं जो इसको बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो डांस के हों, गाने के हों, वो इतना नाम कर रहे हैं। तो किसी भी सेक्टर को हल्के में नहीं लेने के लिए। और कहीं न कहीं लोक संगीत को देखकर तो लोगों को लगेगा कि नहीं, अरे लोक संगीत, बहुत लोग पूछते हैं अच्छा फ़ोक सिंगर इसका मतलब क्या होता है? तो फ़ोक सिंगर, भाई फ़ोक सिंगर का ही मतलब बहुत कुछ होता है। बहुत लोग ऐसे पूछ देते हैं ऐसे नॉर्मल, तुम क्या कर रही हो? तो मैं बोलती हूँ कि मैं फ़ोक सिंगर हूँ, नहीं समझ में आता, उनको हिंदी में समझाना पड़ता है कि मैं लोक गायिका हूँ। और ये कोई ऐसे छोटी-मोटी बात मुझे नहीं लगती है और आप लोगों को भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लोक मतलब कि लोगों से जुड़ाव। मेरी दिलचस्पी लोक संगीत के पीछे इसलिए बढ़ी क्योंकि किनको नहीं पसंद शारदा सिन्हा के गीत। वो छठ में जब बजते थे तो ऐसा लगता था, मतलब अभी भी अगर छठ में ना बजे तो लगेगा कि छठ ही नहीं आया। घर में भी मम्मी लोग बैठ के वो जो एक लाइन है ना, गाते रहती थी, बहुत ही प्यारे, आप लोगों ने भी सुना होगा। केलवा के पात पर उगेलन सरोजे, माले झाके झोके। केलवा के पात पर उगेलन सरोजे, माले झाके झोके। हे करेलू छठ बरती, या से झाके झोके। हे करेलू छठ बरती, या से झाके झोके। थोड़ी देर के लिए लगा होगा कि हाँ भाई छठ आने वाला है, तो ऐसा ही कुछ मुझे भी लगा था। तो ऐसी ही मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और मैं फ़ोक को लेकर और भी एकदम वो लगा कि नहीं, ये सारी गीतें पहुँचनी चाहिए लोगों तक, क्योंकि मतलब फ़ोक के रिगार्डिंग बहुत लोग काम नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगा, जो सुनती थी वो अटपटा-सा लगता था, तो पहले मुझे लगता था कि ये जो अभी सुन रहे हैं वही है फ़ोक। लेकिन जब जाना तो मुझे लगा कि नहीं, और ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एकदम ज़रूरी है। तो मेरी भी एक छोटी-सी सहभागिता कह सकते हैं, ये लोक के लिए है, जो इजोर कला आश्रम को खोल कर है। और मैं हम आगे भी यही चाहूँगी कि फ़ोक के लिए ही काम करूँ और कुछ अच्छा करूँ।